Morning, dear students of LLP second year. As in the continuation of lecture on Article 21, uh, the second part of one of the elements of the Article 21, that is personal liberty, is likely to be over, and the rest part is here. कल तक के लेक्चर में हमने आर्टिकल 21 के सेकंड एलिमेंट पर्सनल लिबर्टी के एक्सपेंशन की बात देख रहे थे और हमने पब्लिक हैंगिंग के बारे में हमने कहा था कल इसकी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं और मैंने पहले भी बताया था कि देर आर मोर देन 100 केसेस इन दिस पार्ट, बट वी सेलेक्टेड ओनली 20 or 24 cases, and on the basis of these cases we can find a trend of the judicial view, या आप कह सकते हैं कि इन केसेस के आधार पर आप एक जुडिशियल ट्रेंड निकल के आता है जो दिख सकता है, जो कि गोपालन के केस से मेनका गांधी के केस तक कितना उसमें चेंज आया और इफेक्ट ऑफ मेनका गांधी जजमेंट हमने जो एक्सपेंशन देखे हैं पर्सनल लिबर्टी में वो आपके सामने हैं। तो कुछ एक केसेस रह गए हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि शायद आज ये फिनिश हो जाए आर्टिकल 21, और उस क्रम में जो राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग एक मामला है जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कि रामलीला मैदान में किसी व्यक्ति को उसने मौत की सजा सुनाई थी और ये कहा था रामलीला मैदान में उसको टांग कर और उसको डेथ पनिशमेंट दे दिया जाए, यानी कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाए। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहा है आपको कि राजस्थान हाईकोर्ट बाय एन ऑर्डर directed the execution of death sentence of an accused by public hanging at the stadium ground और रामलीला ग्राउंड ऑफ जयपुर। तो जयपुर के रामलीला ग्राउंड में पब्लिक हैंगिंग के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, लेकिन ये बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चेंज किया गया। इट वाज आल्सो डायरेक्टेड दैट एग्जीक्यूशन शुड बी डन आफ्टर गिविंग वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी थ्रू द मीडिया, और साथ में ये भी कहा गया था कि इसकी जो है पब्लिसिटी की जाए, सबको बताया जाए कि रामलीला ग्राउंड पर पब्लिक हैंगिंग की जानी है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि ऑन रिसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जैसे ही इसकी सर्टिफाइड कॉपी मिली उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लक्ष्मा देवी का केस था, हेल्ड दैट डायरेक्शन फॉर एक्जीक्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए इस पे रोक लगा दी और ये कहा कि जो पब्लिक हैंगिंग है वो आर्टिकल 21 का वायलेशन है। It was further made clear that death by public hanging would be a barbaric practice। सुप्रीम कोर्ट ने आगे इसी में कहा कि जो पब्लिक हैंगिंग है वो एक बहुत ही क्रूर व्यवहार है, बारबेरिक प्रैक्टिस है। ऑल्दो द क्राइम ऑफ विच द एक्यूज हैड बीन फाउंड गिल्टी वाज बारबेरिक, हालांकि एक्यूज जो था, अभियुक्त था, उसने जो अपराध किए थे वो भी बहुत ही नृशंस था, लेकिन नृशंस अपराध के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो सजा है वो भी नृशंस हो जाए, यानी सरकार भी नृशंस हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो वर्क है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसएग्री करते हुए इसको ओवर रूल कर दिया और ये कहा कि एक सिविलाइज सोसाइटी में इस तरह के जो पनिशमेंट है वो नहीं दिए जाने चाहिए। एक केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, ये आप देख रहे हैं जैसा कि वथीवरम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, टीबी वथीवरम, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन। तो अगर कोई ऑर्डर आ जाता है, कई मामलों में हम देखते हैं कि सेशन कोर्ट ने मान लीजिए कोई कैपिटल पनिशमेंट दे दी और उसको हाई कोर्ट ने अप्रूव कर दिया, बाद में उसकी अपील गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको रेटिफाई कर दिया। तो रेटिफाई होने के बाद कई लोग ऐसा करते हैं कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाते हैं। तो नेचुरली अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए एज पॉसिबल, एज अर्ली। लेकिन अगर मान लीजिए इनकेस दया याचिका लगाई गई है तो उसका भी निपटारा एक विद इन टाइम हो जाना चाहिए। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास कई कई साल तक जो है वो दया याचिका पेंडिंग रहती है और वो जिसको कैपिटल पनिशमेंट सुनाया गया है वो जेल में रहता है और उसकी न मरने की स्थिति रहती है न जीने की स्थिति रहती है।
तो इस तरह से एक केस आया टीवी वथी सरवन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। प्रोलॉन्ग डिटेंशन टू अवेट द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सेंटेंस ऑफ डेथ हैज बीन हेल्ड टू बी अनजस्ट, अनफेयर एंड अनरीजनेबल, वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। तो कितना हार्ड लैंग्वेज यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बहुत समय तक किसी डिटेंशन ऑर्डर को अवेट किया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन को अवेट किया जाता है, तो ये बड़ा ही अनरीजनेबल है, अनफेयरेबल है, अनरीजनेबल है, अनफेयर है और साथ में आर्टिकल 21 का वायलेशन भी है। इस केस में द अपीलांट वाज सेंटेंस टू डेथ, तो अपीलांट को सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट सुनाया गया था, बट द डेथ सेंटेंस वाज नॉट एग्जीक्यूटेड फॉर 8 ईयर्स। 8 साल तक उस डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। He contended that to take away his life after keeping him in jail for 10 years, 8 of which is illegal solitary confinement। तो उसने ये कहा कि भाई हमें तो 10 साल में से जो 10 साल जेल में रखा गया उसमें से 8 साल तक हमें सजा ही नहीं सुनाई, एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ। तो इस तरह का ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट था एक तरह का, मतलब उस 10 साल में से 8 साल उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रखा गया था। वुड बी ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय 21, क्योंकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनील पात्रा के केस में ये कह दिया था कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जैसा कि सुनील पात्रा केस आपने पढ़ा भी और मैंने बताया भी। तो उसके बावजूद इसमें यह कहा गया था कि 10 साल तक वो जेल में रहा, उसमें 8 साल वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पे रहा। द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द कंटेंशन ऑफ अपीलांट एंड हेल्ड दैट द ओनली वे टू अनडू द रॉन्ग डन टू हिम वुड बी क्वेश द सेंटेंस ऑफ डेथ। क्योंकि उसके साथ बहुत अनह्यूमन बिहेवियर हो चुका है, इसलिए उसने डेथ सेंटेंस को क्वेश कर दिया। द कोर्ट रूल्ड दैट डिले exceeding 2 years in the execution of a sentence of death should be considered sufficient to entitle the person under sentence of death to invoke Article 21 and demand the quashing of sentence of death। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है तो विद इन 2 ईयर उसका एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए, और अगर आपने टाइमली एग्जीक्यूशन नहीं किया और बिना एग्जीक्यूशन को लंबे समय तक उसको जेल में बंद रखा, तो ये एक तरह की प्रताड़ना है और आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और ऐसे केस में उसके डेथ सेंटेंस को क्वेश कर देना चाहिए, क्योंकि वो आजीवन कारावास की तरह का सजा वो भुगत लिया और उसके बाद फिर आप उसको आजीवन कारावास भी दे रहे हैं और डेथ सेंटेंस भी सुना रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही बर्बर है, अमानवीय है, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट वैसा ही किया। द सुप्रीम कोर्ट दस क्वेश्ड द सेंटेंस ऑफ डेथ एंड द अपीलांट एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। उसको जो अपीलांट को उसने आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया डेथ सेंटेंस को। तो कंटिन्यू आप देख रहे हैं लगातार जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में काफ़ी सुधार हुआ है और इससे जेल की व्यवस्था भी ठीक हुई है, कैदियों को उचित न्याय भी मिला है, और इसी तरह से एक रीजनेबल केयर करने का भी ड्यूटी भी इम्पोज किया सुप्रीम कोर्ट ने। इट हैज़ बीन हेल्ड टू बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट to create a climate where members of society belonging to different faith, caste and creed live together and protect their life। तो इस तरह से इसने ये कहा कि सोसाइटी में, चूंकि हमारे भारत में विभिन्न तरह के धर्मों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में उनका विश्वास है, तो उनकी जातियां अलग हैं, उनके मूल वंश अलग अलग ढंग के हैं, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, उसमें भी कई तरह की जातियां हैं। तो सरकार को ऐसा माहौल, स्टेट को, सरकार नहीं बल्कि स्टेट, राज्य को, राज्य का मतलब हम जब बात करते हैं तो उसमें लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव दोनों ही आ जाते हैं। तो राज्य को एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि अलग अलग धर्मों के, अलग अलग परंपराओं के, अलग अलग रीति रिवाजों के लोग एक साथ बिना किसी फेयर के रह सके, और वो जो है इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज्ड हो, उनकी जो डिग्निटी है, यानी एक व्यक्तिगत रूप से किसी की जो डिग्निटी है वो उसको रिकॉग्नाइज किया सकते हैं, उसकी पहचान मिले। द राइट ऑफ द एग्रीड पर्सन टू क्लेम मॉनेटरी कंपनसेशन विच शुड नॉट बी जियोपार्डिक एंड एंडर्जर्ड, उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उसको डबल नुकसान नहीं हो। जियोपार्डिक मतलब होता है उसको सजा, दोहरी सजा मिली। तो एक तरफ तो उसको पनिशमेंट मिल गया और उसकी तरफ उसका जो लाइफ है वो
सही नहीं है, उसमें जो पीड़ित पक्षकार है उसको मॉनेटरी कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। तो इस तरह के व्यूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आए, और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में मॉनेटरी कंपनसेशन भी दिया भीम सिंह के केस में। राइट टू डैमेजेस फॉर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, तो 21 के वायलेशन के कारण स्टेट के ऊपर कोर्ट ने एक आरोप एक तरह से तय किया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मॉनेटरी कंपनसेशन या डैमेजेस देगी भीम सिंह के केस में, रुदल शाह के केस में, सॉरी, to provide teeth to new dimensions and the dynamic approach given to the fundamental right contained in Article 21, the Supreme Court has, for the violation of right thereunder, in Rudal Shah versus State of Bihar, the Supreme Court let down the court's power. Supreme Court let down that the courts had power to award monetary compensation in appropriate cases where there had been infringement of the constitutional right of the citizen. तो रुदल शाह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोर्ट को ये पावर है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो स्टेट के ऊपर मॉनेटरी कंपनसेशन देने के लिए लायबिलिटी इम्पोज करे, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ऐसे केसेस में अगर जानबूझकर सरकार की ओर से लापरवाही होती है तो ऐसे केस में जब सरकार के ऊपर लायबिलिटी इम्पोज की जाएगी तब सरकार चाहेगी कि लोगों के 21 के अंतर्गत जो राइट है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। तो हालांकि इन सब केसेस को लेके कई बार ये भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल एक्टिविज्म कर रही है, यानी अपनी जो लिमिट है उससे बाहर जाके कर रही है। लेकिन अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड यूज किया गया है, और वो वर्ड है टू डू कंप्लीट जस्टिस। तो टू डू कंप्लीट जस्टिस यानी पूरी तरह से न्याय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो किसी भी लिमिट तक जा सकती है, और इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो जुरिसडिक्शन है, अपने जो पावर है उसको इवॉल्व किया है, और उसके बाद एसआईटी, मॉनेटरी कंपनसेशन, इस तरह के नए नए प्रयोग किए हैं, जिससे कि स्टेट के ऊपर एक तरफ तो लायबिलिटी इम्पोज की हो रही है और दूसरी तरफ लोगों को रियल सेंस में फंडामेंटल राइट मिल रहा है जो कि कागजों में था केवल। एक रिसेंटली अभी जो निर्भया कांड का केस हुआ था, दिल्ली केस, उसके बाद एक फंड बनाने की बात की गई थी ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा हो और इस तरह के केसेस में उसको रिलीफ मिल सके। तो इन द रिसेंट पास्ट देयर हैज बीन अ पैराडिम शिफ्ट in the approach of judiciary and criminal jurisprudence has been laying emphasis on the victimology। क्या होता था पहले, अभी जो हमारा पूरा का पूरा क्रिमिनल jurisprudence है या जो लॉ बना हुआ है वो एक्यूज्ड पर फोकस है, यानी एक्यूज्ड को तो हम सजा दे देते हैं लेकिन जो विक्टिम है उसकी हम केयर नहीं करते। अगर मान लीजिए कि किसी के घर में किसी का मर्डर हो जाए तो जो मृत्यु है, मृत्यु जिसकी हुई वो तो गया, उसको क्या मिलता है, उसकी फैमिली को क्या मिलता है। इसी तरह से अगर निर्भया के केस में, रेप केस में जो विक्टिम है उसको क्या मिला। ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बहुत ही एक आइडियल अप्रोच अपनाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि एक इस तरह का फंड बनाया जाए जिससे कि विक्टिम को कोई रिलीफ मिल सके, विच फंडामेंटली इज द परसेप्शन ऑफ द ट्रायल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिमिनल एज वेल एज द विक्टिम। अभी तक केवल क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रायल किया जाता था और इस केस में सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम को ध्यान में रखते हुए ट्रायल की बात। तो व्हेन जज इन सोशल कॉन्टेस्ट होल्डिंग दैट रेप ट्रांसग्रेस्ड द राइट ऑफ द विक्टिम टू लाइफ विद डिग्निटी, अगर किसी के साथ रेप किया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उस विक्टिम की लाइफ और उसकी डिग्निटी दोनों ही उसको बहुत गहरा सदमा पड़ता है, लगता है। द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू पे कंपनसेशन टू द विक्टिम, और स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी है कि वो विक्टिम को कंपनसेशन दे, क्योंकि इस तरह के अपराध को अगर राज्य सरकार रोकने में अक्षम रहती है, राज्य सरकार के पास इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसको वो इतना बड़ा फंड सैलरी देती है, और उसका जो वेट है वो अल्टीमेटली सिटीजन्स के ऊपर, टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ता है, उसके बावजूद अगर इस तरह की सुरक्षा लोगों को नहीं मिलती तो जो विक्टिम है उसको कंपनसेशन देना चाहिए, देने का एक तरह से निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फॉर दैट ऑब्जेक्ट
in view section 357A was added to the CRPC 1993 in 2009 और इसी कारण से 2009 में CRPC में अमेंडमेंट करके एक सेक्शन 357A जोड़ा गया, डायरेक्टिंग द स्टेट टू सेट अप अ विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, और इसके अंतर्गत विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के प्रोविजन जोड़े जाने की व्यवस्था की गई। As a consequence, the central government in 2015 set up a central victim compensation fund, और इसी डायरेक्शंस के क्रम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उन्होंने 2015 में एक सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्थापित किया, जिसको जनरली निर्भया फंड के नाम से कहा जाता है। और इस फंड का ऑब्जेक्ट ये है कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो उसको कंपनसेशन दिया जा सके। और जैसा कि रिसेंटली पिछले 15-20 दिन के दौरान अखबारों में आपने पढ़ा होगा हाथरस केस का कांड, तो उसमें भी 25 लाख रुपए देने की बात स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। हालांकि वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई के, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वास्तव में उसके साथ मर्डर किया गया, उसके साथ रेप किया गया या नहीं किया गया। अगर जैसे ही ये केस डिसाइड हो जाता है और ये कंफर्म हो जाता है कि नहीं उस लड़की के साथ रेप किया गया था, तो नेचुरली उसको जो है एक कंपनसेशन के तौर पर 25 लाख रुपीस दिए जाएंगे। इसी तरह से तो ये सारे ग्राउंड्स हमने बताए, ये आपने अगर पुराना स्लाइड्स देखा होगा, पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने आर्टिकल 21 के 3 पार्ट्स बताए थे। नंबर 1 है राइट टू लाइफ, सेकंड था राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और थर्ड पार्ट था प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो राइट टू लाइफ का क्या इंटरप्रिटेशन किया गया और राइट टू पर्सनल लिबर्टी का क्या इंटरप्रिटेशन किया गया, ये हमने देखा। उसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे, एक गोपालन का केस, सेकंड था खड़क सिंह का केस, और तीसरा था मनिका गांधी का केस। इन 3 केसेस के माध्यम से हमने जुडिशियल ट्रेंड देखा, जहां ए गोपालन के केस में बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया गया था, वहीं खड़क सिंह के केस में राइट टू लाइफ का जो इंटरप्रिटेशन है वो वाइडर इंटरप्रिटेशन किया गया, और मेनका गांधी में उससे भी एक स्टेप आगे बढ़ के पर्सनल डिग्निटी की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। साथ में 14, 19 और 21 को एक रिलेशनशिप है उसमें इसकी भी बात की, और साथ ही साथ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस के बीच का डिफरेंस भी बताया। तो यहाँ पर आज चूंकि 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, तो थर्ड पार्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसकी हम चर्चा करते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्ड का यूज किया गया है। पूरा सेंटेंस बनता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड विद हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी भारत में किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसे पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है, अंततः नहीं। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या है, इसका क्या अर्थ है। फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में ये बात सामने आई, इसका इंटरप्रिटेशन करने का। और जो पिटिशनर था वो एक कम्युनिस्ट लीडर था, डिटेन अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950, और वो जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अंतर्गत उसको डिटेन किया गया था। contended that the term law in Article 21 should be understood as signifying the universal principle of natural justice and not merely in the sense of an enacted principle of legislation। उन्होंने ये कहा कि ये जो 21 में जो वर्ड यूज किया गया है, इसका जो इंटरनेशनल ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेज है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, उसके आधार पर इसको एग्जामिन करना चाहिए, न कि जो लिटरल इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। He therefore argued that a law which did not incorporate the principle of natural justice could not be valid under Article 21। तो अगर कोई आर्टिकल 21 कोई नेचुरल जस्टिस की, प्राकृतिक न्याय की पालना नहीं करता कोई कानून, तो आर्टिकल 21 का वो वायलेशन है और उसके अकॉर्डिंग नहीं है। It was further argued that expression procedure established by law meant the same thing as the American phrase due process of law। इसमें यह भी कहा गया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोई अंतर नहीं है। बट द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द एबव कंटेंशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो अपलांट है उसके कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया था एक तरह से, और ये कहा था, ये नहीं माना उसके तर्क को। लेकिन बाद में फिर
मेनका गांधी के केस में उन्होंने एक्चुअली उसको मान लिया था. द रेफर टू डिस्कशन हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड स्टेट दैट द फ्रेमर्स deliberately adopted the expression procedure established by law, which was held to be mere specific than the American phrase due process of law. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये लॉ बना रहे थे तो उनके पास पता था कि अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चलाकर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ रखा. इसका मतलब कि वो ये चाहते थे कि जो प्रोसीजर पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए उसके अकॉर्डिंग ही काम हो, तो वहां पर ड्यू प्रोसेस से तुलना करना ठीक नहीं है. द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट thus held the expression mean procedure prescribed by law of the state. तो इस तरह से उन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वही कानून का अर्थ है 21 में. In further said that the word law in article 21 was not used in sense of just and lex and that it did not mean principle of natural justice. तो इसमें principle of natural justice इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से गोपालन के केस में जितने भी जजमेंट थे, चाहे राइट टू लाइफ के बारे में हो, चाहे राइट टू लिबर्टी के बारे में हो, या इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में हो, सारे ही बहुत स्ट्रिक्ट जजमेंट या बहुत ही नैरो अप्रोच के साथ किए गए थे. The effect of decision in Gopalan's case was that Article 21 was a protection only against the executive and not against the legislature. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? गोपालन के केस के जजमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि केवल एग्जीक्यूटिव के प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ ही एक तरह से सुरक्षा प्राप्त थी और विधायिका के खिलाफ किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं थी. लेकिन इन मनिका गांधी केस, जैसा कि मैंने बार बार कहा कि मनिका गांधी के केस में बहुत ही लिबरल इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है. तो इन्होंने गोपालन के केस के जो जजमेंट थे उसको एक तरह से ओवररूल्ड कर दिया और ओवररूल्ड करते हुए ये निर्णय निर्धारित किया कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये कहा कि ऑर्डर टू कंप्लाई विद द mandate of Article 21, the mere prescription of some kind of procedure was not enough, but the procedure must be just, fair and reasonable and not arbitrary, fanciful and oppressive. तो ये कहा कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है उसका मतलब कोई भी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि वो प्रक्रिया जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए. जस्ट, और साथ ही साथ जो है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, यानी मनमानापन नहीं होना चाहिए, किसी को ऑपरेट करने के लिए नहीं होना चाहिए. तो ऐसे कंडीशन में बैकडोर से उन्होंने नेचुरल जस्टिस को डाल दिया. नेचुरल जस्टिस, द कोर्ट सेड, वाज अ ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंडेड टू इन्वेस्ट लॉ विद फेयरनेस. In order that procedure was just, fair and reasonable, it should confirm the principle of natural justice. तो इस तरह से केशवानंद मनिका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बैकडोर से आर्टिकल 21 में जो है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को बैकडोर से एंट्री करा दी. तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि आर्टिकल 21 में प्रोसीजर ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इस तरह से आज आर्टिकल 21 के जो बेसिक इंटरप्रिटेशंस हैं वो कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके थोड़े से ब्रीफ बता दूंगा एक लेक्चर में, तो जिससे आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी. ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.